हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज के लेक्चर में मैं कोई टॉपिक पढ़ाने नहीं आया हूँ कि कोई टॉपिक मैं आपको बता ले जाऊँ। आज मेरा पर्पस आने का बस इतना सा है कि आपको पता है जुडिशरी की वैकेंसी आ चुकी है और मे बी 12 फरवरी आपकी डेट है एग्ज़ाम की। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको यह बताने आया हूँ कि आखिर आपको इस समय क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ आपको छोड़ देना है। ठीक है, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जहाँ वो छोड़ने की चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना होगा इस समय और क्या नहीं पढ़ना होगा। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा ये 90% का सिद्धांत क्या है, इसके संबंध में भी आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि पीसीएसए में टोटल कितने पेपर होते हैं। प्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी प्री है चूंकि, इसलिए प्री की बात करता हूं। प्री को ध्यान में रख के मैं बात करूंगा क्योंकि समय जो है उस समय के अंतर कैसे आपको पढ़ना है इस चीज को लेकर मैं बात करूंगा। इसको ध्यान में रखे रहिएगा। जो हमारे पास टाइम बचे हुए हैं, अब मान के चलिए कि 30 दिन बचे हुए हैं, तो इस 30 दिनों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसी रणनीति होनी चाहिए कि उस हिसाब से आपका जो प्री है वो रुक ना पाए, निकल जाए। तो क्या रणनीति होगी, आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे। पीसीएसए में 2 पेपर होते हैं, ठीक है, कितने, 2 पेपर होते हैं। देखिए, प्री की बात करते हैं हम, तो अगर हम प्री की बात करें तो 2 पेपर हैं हमारे पास। एक होता है हमारा जीएस, ठीक है, दूसरा होता है लॉ। ये सभी को पता है। जीएस में क्या होता है, 150 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, यहां क्या है 300, ठीक है। वेटेज किसका है, लॉ का ज्यादा है। फोकस किस पे ज्यादा करना है, आपको लॉ पे करना है। तो आज हम जो ये प्री में फर्स्ट एंड सेकंड पेपर होते हैं, इसमें आज हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, लॉ की बात करेंगे। इसके बाद हम किसी अगले वीडियो में आपको कल या परसों जैसा भी रहेगा, टाइम मिलता है तो इस पर मैं आपको बनाऊंगा कि इसमें आपको क्या करना है। फिलहाल इसमें देखिए, लॉ में जो है आपको कितना समय देना चाहिए, आपको लॉ में जो है ये 2/3 टाइम देना चाहिए, जबकि यहां क्या है 1/3 टाइम आपको देना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटजी समझिएगा। यहां क्या है, यहां 300 है, यहां क्या है 150 है। तो इस चीज को ध्यान में रख के आप अपनी प्रिपरेशन करिए। टाइम यहां पे ज्यादा दीजिए, यहां पे नहीं, ठीक है। समय को, परिस्थिति को, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कोई काम हमें करना चाहिए। जो प्री है वो पढ़ने से नहीं निकलता, वो स्ट्रेटजी से निकलता है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, ये उस पर निर्भर करता है। आपके पास सथा नॉलेज है, खूब नॉलेज है, मगर उस नॉलेज से कोई मतलब नहीं कि आप प्री निकाल ले जाएंगे, नहीं। वो स्ट्रेटजी क्या है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। इसीलिए आपको पता होगा कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध से पहले क्या तैयार किया जाता है, रणनीति तैयार की जाती है, प्लानिंग उनकी तैयार की जाती है। भैया क्या क्या करना है, उनकी सेना उधर से आएगी तो हमें क्या करना है, हमें चारों तरफ से घेरना है या टुकड़ी टुकड़ी में अपनी सेनाओं को बांटना है। तो ये एक रणनीति होती है। तो प्री क्या है, एक रणनीति है निकालने का, ठीक है, कि किस रणनीति से हमारी प्री निकल जाए। तो यहां ध्यान दीजिए, जीएस और लॉ है। जीएस में 150, लॉ में 300, 150 जो है आपका, ये 1/3 आप टाइम देंगे जीएस पर, लॉ जो है 2/3 आप टाइम देंगे कहां पर, लॉ पर, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपको क्या छोड़ना है, ये सब हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। इतनी चीजें हो गई। अब समझिए, अब लॉ में जो है वो 9 से 10 पेपर है, ये आपको पता होगा, ठीक है। कितने पेपर, 9 से 10 पेपर। क्या क्या तैयार करना है आप समझिए। अच्छा, सबसे पहले हम यही समझा देते हैं, आपके लोगों की निगाहें जो है यहां पे टिकी होंगी, इस चीज पे टिकी होंगी कि आखिर ऐसा क्या चीज है इसमें, समझिए आप।
ऐसा क्या चीज़ है। पहले 90% का हम बता लेते हैं, तो इसी में ये लोग भी आ जाएंगे। अब एक चीज समझिए यहां पर क्या मैं कहना चाह रहा हूं। 90% में क्या है, और ये हमारा हुआ 90%, ये हुआ हमारा 10%। ठीक है, 90% में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। 90% आप लिखना होगा कहीं और उस पर कॉपी पर लिखते चलिएगा। 90% में आपके पास क्या होना चाहिए, पहला नंबर बेयर एक्ट। ठीक है, बेयर एक्ट प्लस क्या होना चाहिए, नोट्स प्लस क्या होना चाहिए, एमसीक्यू लगाने के लिए आपके पास होना चाहिए। एमसीक्यू लिख दें। एमसीक्यू की मार्केट में मिलती है एक प्रीलिम्स करके, जो कि हर स्टेट के क्वेश्चन उसमें समाहित होते हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू आप गाइड या जो भी करें, प्रीलिम्स आप समझ लीजिएगा, जो मैंने अभी बात की प्रीलिम्स की आती है ना, ये इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। बेयर एक्ट, नोट्स जो आपने बनाई हो, नहीं बनाया है तो कैसे बनाएंगे, A4 पेज लीजिएगा, उस पर छोटा छोटा चीजें लिखिएगा, बहुत ज्यादा चीजें नहीं कि पूरा लगे भरने, नहीं, अब टाइम नहीं है। आप कोई भी बेयर एक्ट लिखिए, छोटे छोटी चीजें बनाइए, ये सेक्शन, यहाँ पे ये चीजें। ठीक है, वो भी नहीं करना चाहते तो भी मैं आपको बताऊंगा क्या आपको करना होगा। बेयर एक्ट ही आपका सब कुछ होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रोल है आपका इसी का है। बस ये जिसने बेयर एक्ट कमांड कर लिया वो समझ लीजिए कि प्री उसने क्वालिफाई कर लिया। कोई रोक तक नहीं सकता उसको, कि कोई रोक के दिखा दे उसको, नहीं रोक सकता उसको। ठीक है, तो बेयर एक्ट, नोट्स होना चाहिए, पतले पतले बनाइए। जैसे मैं कहूं नोट्स आप कैसे बनाएंगे, ये A4 पेज है। ठीक है, ये हमारा A4 पेज है, इसको ऐसे फाड़ लीजिए, ऐसे कर लीजिए, यूं कर लीजिए। ठीक है, लंबे में कर लिया। अब यहां डाल दीजिए, जैसे मैंने एविडेंस लिख दिया, एविडेंस डालिए, चैप्टर फर्स्ट, यहां से यहां तक सेक्शन, एक सेक्शन में ये, 2 में ये, 3 में ये, 4 में ये। इंपॉर्टेंस अगर आपका केस लॉ है तो वहीं आगे लिखिए। ठीक है, अगर उस सेक्शन में कोई संशोधन हुआ है तो वहीं लिखिए। ठीक है, कि अगर मान लीजिए बाई चांस कि हम कह देते हैं सेक्शन 4A, सपोज करिए सेक्शन 4A जुड़ा, कब जुड़ा, 1976, मान लीजिए, जुड़ा नहीं है, मान लीजिए 4A कब जुड़ा, यही लिखिए 1976 में जुड़ा। क्लियर, ये आपका नोट्स हो जाएगा। मुश्किल से आपका ये जो नोट्स होगा ना, आप ये समझ के लिए ऐसे चलिए, 1, 2, 3 या 4 पेज में ये पूरा एक्ट आपका आ जाएगा। जैसे एविडेंस की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 3-4 पेज में ये पूरा एक्ट हो जाएगा। ऐसे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये पतला सा रहेगा और जब आपको टाइम तक नहीं लगेगा। शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, फिर जब रिवीजन करना होगा ना तो यही एविडेंस या कोई भी एक्ट आप मुश्किल से घड़ी देखकर 10 से 15 मिनट में आप पूरा का पूरा एक्ट रिवाइज कर जाएंगे। यकीन मानिए, एक बार करके देखिए आप इस चीज को। ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, आप ये भी नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है, समय बचाना चाहते हैं, मान लीजिए नहीं लिखना चाहते हैं, कोई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो नहीं लिखना चाहेंगे। ठीक है, नहीं, थोड़ा कम पेन उठाते होंगे, ऐसे भी होंगे, रहते हैं, तो उनके लिए भी है, उनके लिए भी मैं दवा रखा हूं, उनके लिए भी मेडिसिन है। क्या मेडिसिन है, क्योंकि देखिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अलग अलग तरह के मरीज आते हैं, तो अलग अलग मरीजों के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है। ऐसा नहीं है कि भाई जो सर्दी जुकाम वाली आपकी मेडिसिन है, जिसको फीवर हुआ है उसको दे दें, जिसको पेट में दर्द हो रहा है हम वो वाली दवा दे दें। नहीं, जो उसको मर्ज है उसी की दवा दी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे स्टूडेंट हैं उनको उसी तरह का हम यहाँ ट्रीटमेंट देंगे।
तो कुछ ऐसे भी होंगे जो ये काम करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो ये काम नहीं करेंगे, कहेंगे बेकार है। ठीक है, तब आइए उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूं जो ये काम नहीं करेंगे। अब आइए, मतलब जो बताना चाह रहा हूं, दो में से एक काम तो करिए, नहीं तो आप समझ लीजिए कि नैया पार लगी ही है आपकी। चलिए, बेयर एक्ट हुआ। ठीक है, ये बेयर एक्ट हो गया आपका। मान लीजिए ये बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले इंडेक्स। इंडेक्स विषय सूची रहती है ना, विषय सूची। देखिए, ये काम मैं सभी सब्जेक्ट पेपर में कह रहा हूं। एविडेंस का नाम लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एविडेंस की चर्चा यहां हो रही है, नहीं, सभी की चर्चा हो रही है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि आपको करना क्या है। तो ये हुआ क्या है, एक बेयर एक्ट आपने लिया, उठाया, इंडेक्स है, वहां बताया जाता है कि भाग 1 या चैप्टर 1 यहां से यहां तक सेक्शन है। सेक्शन का नाम 1 2 3, सेक्शन 1 ये, सेक्शन 2 ये, सेक्शन 3 ये, यही रहता है इंडेक्स में। तो जो आप इंडेक्स खोलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब सेक्शन बताए रहते हैं, आगे लिखा रहता है, ऐसे करके रहता है, ये इंडेक्स है। यहां क्या करिए, यदि आप वो पेज वाला काम नहीं करना चाहते तो बेयर एक्ट का जो इंडेक्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर जाइए, उसको अपना हथियार बना ले जाइए। एक बार देखिए, सरसरी निगाह से एक बार क्या करना होगा, बेयर एक्ट को पूरा एक बार आपको गो थ्रू करना होगा, पढ़ना होगा एक बार कि सेक्शन 1 से लेकर, जैसे मान लीजिए एविडेंस की मैं बात करूं तो सेक्शन 1 से लेकर 167 तक आपके सेक्शंस दिए गए हैं। एक बार आप क्या करिए कि पूरा गो थ्रू हो जाइए, 1 से 167 तक कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है मैंने बता रखा है, मैंने पढ़ाया है एविडेंस। एक बार आप देख लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, जिन्होंने बैच ज्वाइन किया था उनके लिए ज़्यादा सहूलियत रहेगी, नहीं तो जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको पता है कि कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है। यदि पहली बार जो कोई दे रहा है स्टूडेंट, जो पहला इसका एग्ज़ाम होगा, जो स्टूडेंट लॉ पास आउट होंगे, उनके लिए भी मैं बता दूं, उनको यदि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस दशा में वो क्या करें कि जो प्रीलिम्स का है, एमसीक्यू प्रीलिम्स मैंने कहा हर स्टेट का क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां वो सिर्फ ये देख लें कि यूपी पीसीएसजे एपीओ में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि जैसे कुछ विगत वर्षों के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको एक लिस्ट में तैयार कर लें। जैसे 2022 चल रहा है, 2018 में क्या पूछा गया, 16 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, 15 में, 14 में जो जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहां से पुट अप हो रहे हैं। आप देखेंगे कोई भी सेक्शन होगा तो उसमें सेक्शन का जिक्र होगा, उसमें बेयर एक्ट होगा, क्योंकि बेयर एक्ट से ही क्वेश्चन पुट अप होंगे प्री के, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं एविडेंस का ही, ठीक है, मान लीजिए 2018 में पूछा गया डाइंग डिक्लेरेशन कहां है। ठीक है, अब बताया गया कि भैया सेक्शन 32 में है, पूछा गया कि स्वीकृति कहां है, एडमिशन कहां है, सेक्शन 17 में है। ठीक है, कन्फेशन का प्रावधान कहां से कहां तक है वो बताया गया, स्टॉपेल कहां है 115। ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए क्वेश्चन पूछे गए हैं तो एक आप पेज लीजिए। ठीक है, ये इसके लिए जो एकदम ब्लाइंड है, जिनको नहीं समझ में आता, एग्जाम नहीं दिया है, जिन्होंने पहली बार दे रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। एक आप पेज लीजिए, इतनी बड़ा A4 टाइप में, आप नोट करिए 2018 में आपके क्वेश्चन कहां कहां से पूछे गए। मान लीजिए यहां लिखिए एविडेंस। ठीक है, अब देखिए कि एविडेंस में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 में। मान लीजिए सेक्शन 32 से पूछा गया, 17 से पूछा गया, ठीक है, 115 से पूछा गया। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हमें पढ़ के जाना है यहां पर। और ये भी मानिए कि 2018 में यहां से पूछा गया, 2015 में जब पेपर हुआ था फिर भी 32 से पूछा गया, फिर भी 17 से पूछा गया, फिर भी अलग से पूछा गया। मतलब किसकी डिमांड ज्यादा है वहां पे क्या करिए, क्या है, ऐसे 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 कुला कर लीजिए, एकदम कर लीजिए जहां पे। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। पढ़ के जाना मतलब यदि 17 से कई बार क्वेश्चन पूछे हैं तो वो एडमिशन का चैप्टर पूरा कंप्लीट करिए आप,
जो 17, 18, 19, 20, 21, 22 में बताए गए हैं और 31 में उधर बता दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट करिए आप, यहां पर पढ़ लीजिए, मत जाने दीजिए। अब देखिए, ये तो हुआ उनके लिए जो अभी पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे। अब समझिए, जो अब थोड़ा सा परिपक्व टाइप में हो गए हैं, कई बार एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए बता रहा हूं। उनके लिए ये है कि ये हमने बताया कि इंडेक्स है आपका, एविडेंस का मान लीजिए इंडेक्स आपने खोला, उसमें क्या है, सबसे पहले इंडेक्स के आगे आप ये लिखेंगे बेसिक चीज। क्या बेसिक चीज? चैप्टर, सेक्शन टोटल, चैप्टर टोटल कितने हैं, सेक्शन टोटल कितने हैं, भाग टोटल कितने हैं, ठीक है, अधिनियम, क्रमांक संख्या, सीरियल, ठीक है, क्रमांक संख्या, ये याद रहे आपको। और क्या याद रहेगा? और लागू कब हुई है, अधिनियमित कब किया गया, ये बेसिक चीज हर बेयर एक्ट में शुरुआत में ये आपके होना ही होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। उस बेयर एक्ट में लिखा हो ऊपर आपने लिख दीजिए वहीं पर। फिर आइए सेक्शन 1 में क्या है, 2 में डिफिनीशन है, तो 2 में कितनी डिफिनीशन दी गई है, अंदर आप जब पढ़ेंगे आप तो उसमें से लगेगा कि कुछ चीजें हैं जो वहां से निकालने लायक है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो वहां से निकालने लायक है, तो उन्हीं चीज को हो सकेगा तो इसी इंडेक्स में यहां बढ़ाकर लिख दीजिएगा छोटे छोटे रूप में, जिसे आप बाद में पहचान पाए कि इसमें और भी ये चीजें पढ़नी है। अब मैंने कहा संशोधन के विषय में मैंने बात किया कि मान लीजिए कि संशोधन होता है, मान लीजिए 53A एविडेंस, 53A संशोधन हुआ मान लीजिए, तो 53A ये कब संशोधन हुआ, उसी बेयर एक्ट में जो इंडेक्स है यहां करके लिखिए कि फला सन में इसका संशोधन हुआ, यहां खाली सन लिख लीजिए। इससे क्या होगा, याद रहेगा, हाँ ये संशोधन है, ये संशोधन है, ये संशोधन किया गया। ठीक समझ रहे हैं? वैसे ही 47A है, 73A है, ऐसे ऐसे करके इन सब चीजों को यही इंडेक्स में पूरा अपना रंगीन बंगीन कर दीजिए। तो इंडेक्स कितने पेज का होगा, मुश्किल से 1 पेज 2 पेज का होगा। उन 2 पेज में आप पूरा का पूरा एविडेंस नचा के रख देंगे। ठीक है, ये कब होगा, ये तब होगा जब आप एक बार 1 से लेकर 167 तक पूरा गो थ्रू हो जाएंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको चलने की देरी है, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। मैं बता रहा हूं, आप अगर बैठे रहेंगे सोचेंगे ओ ये हो नहीं पाएगा, बहुत लंबा बता रहा है, लंबा बता रहा है, आप बैठे रहेंगे, यकीन मानिए प्री में नहीं होगा आपका सजेशन, नहीं हो सकता, मैं लिख के दे दूं यहां पर, नहीं होगा। मेहनत करिए, करने से होगा। ये एक स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी तैयार करनी होती है तो ही प्री निकलता है। प्री इतना आसान नहीं होता, लोग मेंस दे जाते हैं, इंटरव्यू दे जाते हैं, फिर आते हैं, फिर प्री नहीं निकलता उनका, ऐसा नहीं है। LLB में गोल्ड मेडलिस्ट लड़का अगर गोल्ड मेडल पाया हुआ है तो यह जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो प्री क्वालिफाई कर ही जाएगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक ट्रिक है, एक रणनीति है जिसके माध्यम से आपको ये प्री निकालना होता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया आपको, क्या क्या आपके पास होनी चाहिए, बेयर एक्ट हो, नोट्स बना लीजिए, आपका अगर बनाना होगा नोट्स बना लीजिए, पहले का है तो और अच्छी बात है। उसके बाद आपको क्या काम करना है, पहले बेयर एक्ट आपने पढ़ लिया, पूरा आपने पढ़ा, ठीक है, नोट्स आपने बनाया है या इसी के साथ बनाते चलिए, छोटा छोटा आप बना लीजिए, चाहे बेयर एक्ट पर इंडेक्स के रूप में जो मैंने बताया, या A4 पेज पर हाफ फोल्ड करके कर लीजिए। और उसके साथ जब 2 काम आपने कर लिया, इसके बाद आप आइए MCQ प्रीलिम्स पे, ये सॉल्व करिए आप। इसके अलावा आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर जाइए। अच्छा, एक चीज और समझिए, बेयर एक्ट अगर लगता है कि आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, पूरा पढ़ रहे हैं तब जाके, तो ऐसा काम करिए कि जैसे आप एक चैप्टर ले लीजिए, सेक्शन 1 से लेकर 4 तक, एविडेंस की मैं चल रहा हूं तो एविडेंस की बात कर रहा हूं, सेक्शन 1 से 4 तक आपने पढ़ लिया बेयर एक्ट से कि ये चीजें हैं इसमें,
अब 1 से 4 तक में ही उस इंडेक्स में बना लीजिए अपना। बनाने के बाद जो प्रीलिम्स वाला हमने कहा एमसीक्यू है 1 से 4 तक सॉल्व कर लीजिए। टुकड़ों में जब सॉल्व करेंगे ना तो मजा आएगा, बर्डन नहीं पड़ेगा। ऐसे क्या होगा, अगर एक साथ करेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है कि पता चला इधर पढ़ते गए उधर भूलते गए। ऐसे क्या है, टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे ना तो अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ के हटा दीजिए आप, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी भी समय है, अभी भी समय नहीं गया। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था तब तक यहाँ ये हल्ला हो रहा था कि भैया नोटिफिकेशन तो आ ही नहीं रहा है, जे की वैकेंसी नहीं आ रही है 2018 से। अब आ गई तो अब कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आ गया, तैयारी हो नहीं पाई। क्या कर रहे थे भाई 2018 से? तो भाई यहाँ क्या हो रहा है यही पता चल रहा है। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे 2018 से? वेट कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा। तो नोटिफिकेशन आ गया, अब स्टार्ट करिए। जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया, जिन्होंने स्टार्ट किया है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं भी स्टार्ट किया कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, टाइम है, टाइम का सदुपयोग करिए, पढ़िए, होगा बिल्कुल होगा। ये मत मान के चलिए कि जो पहले से तैयारी कर रहा है वो झंडा गाड़ के आएगा ना। आप भी झंडा गाड़ सकते हैं यदि आप उस पर मेहनत कर जाएं और अपनी रणनीति सही दिशा में लगाएं। जो समय है उस समय का सही जगह सदुपयोग करें, आप भी वहां झंडा गाड़ के आएंगे, ठीक है। तो ये करिए। आप क्या करना है ये हमने बताया 90% में। अब आप समझिए क्या नहीं करना है, समझिए क्या नहीं करना है ये। अब आप आइए, क्या नहीं करना है आपको। पहली चीज क्या नहीं करना, एक तो ये बुक एंड क्या हो गया ये, इन दोनों भाई साहब लोगों को अपने पास से दूर रखिए, ठीक है। भटकने न दीजिए इस समय। बुक लेकर पोथी लेकर बैठ मत जाइए इस समय, क्योंकि बुक पढ़ने का टाइम आपका बीत गया है, निकल चुका है। अब बुक पढ़ने का कोई समय नहीं है, गया समय। अब यहां पे युद्ध लड़ने का समय आ रहा है, ठीक है। तो आप बुक को दरकिनार करिए, हटा दीजिए बुक को। अब रही बात केस की, अधिकतर लड़के, अधिकतर स्टूडेंट जो फेलियर हो जाते हैं, प्री नहीं निकलता उनका, क्यों पता है? नई चीज में चले जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं सब लोग। जैसे ही आता है एग्जाम, अधिकतर स्टूडेंट आप देखेंगे साइंटिस्ट हो जाएंगे, चलेंगे केस खोज करने, सर्च करने। तो इनको हटा दीजिए आप, केस का सर्च मत करिए, मत केस को ढूंढिए भाई। क्यों आप भाग रहे हैं केस के पीछे? जो चीज आपको दिख रही है, मिल रही है, वो क्यों नहीं ले रहे हैं? जो चीज नहीं है, कोई संभावना नहीं है कि वो पूछी भी जा सकती है, उसी के पीछे आप अपनी पूरी मेहनत झोंक दे रहे हैं। तो ये मेरा 10% है, ये 10% के पीछे आप क्या करते हैं, अपने 90% को बर्बाद कर जाते हैं। तो मत करिए। ये जो केस लॉ में बात कर रहा हूं, जो लेटेस्ट केस के पीछे आप भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं भाई? आईपीसी हुआ, एविडेंस हुआ, सीपीसी हुआ, ये सब नहीं पूछेगा लेटेस्ट केस। पूछ भी दिया, चलिए मान लिया पूछ भी दिया, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ना भैया। जो आपने एग्जैक्ट आपने तैयार किया है, जो सेक्शन वहां से ना जा पाए, आप वहां सॉलिड तैयार कर लीजिए। जितना टाइम आप यहां माथापच्ची कर रहे हैं, वहां सेक्शन पे आप उतना टाइम दे दीजिए, तैयार कर लीजिए। भले केस आए छोड़ दीजिए, सब थोड़ी नहीं करना है आपको। आपको 90% तक कवर करना है। आप 10% मान के चलिए कि मैं छोड़ूंगा भाई, 100% क्यों आप करेंगे? 100% नहीं माने रखता। आपको प्री निकालना है, वहां नहीं ये नंबर के रैंक पे आपको नहीं जाना है, वो नहीं देखते लोग। ये देखा जाएगा आपका प्री निकल गया, नंबर नहीं ऐड होता। तो कैसे निकालना है ये मायने रखता है। ये स्ट्रेटजी है, यही स्ट्रेटजी है कि आपको कहां छोड़ना है और कहां पकड़ना है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी है। तो केस जो हैं आपके उनको छोड़ दीजिए, लेकिन
केस छोड़ दीजिए इसका मतलब ये कदापि नहीं कि जो पुराने केस हैं आप उनको छोड़ दीजिए। जैसे पाकला नारायण स्वामी, इनको नहीं छोड़ सकते, ठीक है, इनको नहीं छोड़ सकते। ऐसे केस को जो पूरे सेक्शन की जान है, रतन वर्सेस क्वीन नहीं छोड़ सकते, निशिकांत झा नहीं छोड़ सकते। ये सब क्या है? ये पहले से चले आ रहे केस लॉ हैं जिन्हें पूछा जाता है और पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो इन सब केस लॉ को मत छोड़िए। जो सेक्शन की पूरी जान है, पूरी नींव है, उनको आप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो नए केस आ रहे हैं उनको आने दीजिए और जाने दीजिए। अभी मत पढ़िए, जो पुराने केस हैं उनको मत छोड़िएगा, ठीक है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, उनको मत छोड़िएगा, पुराने केस उनको पढ़िएगा जो सेक्शन से आपके लगे हुए हैं। पूरा सेक्शन उनके डिपेंड है। डेरी वर्सेस पीक का मामला, ऋषिदेव पांडे का मामला, ठीक है, मोहरी बीवी का मामला, ऐसे केसेस हैं जिनको आप पढ़ेंगे, ठीक है। वासुदेव वर्सेस पेप्सुरा, मैकनाटन का मामला, ये सब क्या है? ये पूरा जान है उस सेक्शन के। तो इन केस लॉ को आप नहीं छोड़ सकते। किसको छोड़ेंगे? जो नए केस लॉ हैं। हाँ, नए केस लॉ में आप किसको पकड़ सकते हैं? आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब वहाँ भाई लगता है आपको कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर पूछा जाता है, वहाँ आप पकड़ सकते हैं। लगता है कि हाँ कोई केस है जो बहुत ही आपके चर्चे में रहा, वो पूछा जा सकता है, वो केस आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करिए कि सब आप केस ले लीजिए, नहीं, बिल्कुल मना करिए। वहां आप हट जाइए, इस समय मत देखिए, मत अपने दिमाग को खपाइए वहां, ठीक है। तो इतनी चीजों पे आप मेहनत करिए। यही मेरा कहने का मतलब था कि 90% सिद्धांत का मतलब यह है कि आप 90% आप इन सब चीजों पे दीजिए, पूरा का पूरा बैरक पे समय दीजिए, जितना आप दे सकते हैं बैरक पे समय दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करिए, क्वेश्चन लगाइए, जितना क्वेश्चन आप लगा सकते हैं लगाइए। थोड़ा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे कंफ्यूजन की स्थिति होगी, क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे, ठीक है। तभी आप कहते हैं कि भैया एक का हमने किया था मगर बोला हो गया दूसरा, कैसे हो गया? इसी कारण हो जाता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में दो गोले भर के आ जाते हैं, इतने महारत लोग हैं। तो प्लीज आप लोग बैरक पे फोकस करिए, जितना फोकस कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाइए, ये प्रीलिम्स लेकर लगाइए लगाइए लगाइए, और कोई चारा नहीं है, लगाइए, यहीं से आपका हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक। तो इतनी पे मेहनत करिए, और 10% जो मैंने आपको बात कहा है, ये 10% आप जो बुक है, केस लॉ है नए वाले, उनको इग्नोर करिए, उनको हटा दीजिए प्लीज, ठीक है। तो यही हमने कहा कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्या पढ़ें ये पढ़ें, क्या ना पढ़ें ये ना पढ़ें, क्लियर? ये रही बात। अब थोड़ी सी चीज और मैं बता दूं जल्दी सी, तो ये चीजें मैं खत्म करता हूं, ठीक है। लॉ सेकंड पेपर का मैं बता रहा हूं, अरे लॉ कह रहा हूं, जो प्री का है आपका सेकंड पेपर, इसमें मैं बता रहा हूं। फिर इसके बाद अगर टाइम मिलेगा मुझे तो मैं फर्स्ट पेपर में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है माइनर एक्ट और प्लस जीएस को लेके, वहां भी आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, जल्द ही मैं बताऊंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक एक पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कराता, एक टारगेट देता कि इतना तक आप तैयार करके आइए, फिर लाइव सेशन लेता और वहीं मैं आपसे क्वेश्चन लगातार पूछता, ठीक है। लेकिन टाइम का अभाव है, मुझे खुद इतना पढ़ाना है आपको कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल चलिए देखिए, पहली बात हम करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्री में जो दो पेपर हैं, जीएस और लॉ का पेपर की बात कर रहा हूं, जो 9 से 10 पेपर है। ध्यान से समझिए। सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है? ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करता हूं, ठीक है। यहां क्या पढ़ेंगे आप? यहां पढ़ लीजिए कब्जा, स्वामित्व, कब्जा, स्वामित्व, विधिक व्यक्ति, विधिक अधिकार, ठीक है, विधिक अधिकार, विधि के स्रोत,
विधि के स्रोत, बुक्स, किताबें जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में पूछी जाती हैं, और इनके साथ साथ क्या है, स्कूल। स्कूल के अंदर मत घुस जाइएगा, नहीं तो निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, कब्जा पढ़ लीजिए, स्वामित्व पढ़ लीजिए, विधिक व्यक्ति, विधिक अधिकार, विधि के स्रोत, बहुत इजी हैं, बस इतना पढ़ के हट लीजिए। बुक पढ़ लीजिएगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस में कौन सी बुक किसने लिखी है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कुछ सूक्ति होंगी वो उनको आप पढ़ लीजिएगा। स्कूल है, स्कूल में जैसे 4-5 स्कूल हैं जो वहाँ पढ़ लीजिएगा। विश्लेषणात्मक के शाखा के कौन है, ऑस्टिन किससे संबंधित है, बेंथम किससे संबंधित है, बेंथम ने कुछ कहा है तो ये देखिएगा, ऑस्टिन ने कुछ कहा है तो वो देख लीजिएगा। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है क्लास तो प्लीज़ आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी टाइम है, आप ये ज्यूरिस्प्रूडेंस आप क्वालिफाई कर जाएंगे वहाँ से। ठीक है, तो उतना पढ़ लीजिए। और जिन्होंने ज्वाइन किया है मैं उनके लिए बता दूं कि वो इतना ज्यूरिस्प्रूडेंस जो मैंने बताया है वो पढ़ लीजिए, प्लस यही आपका प्रीलिम्स MCQ सॉल्व कर ले जाइए, जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस से। और फिर भी जैसे मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 में से आप 10-12 क्वेश्चन करके आते हैं तो भी बहुत अच्छा है, और क्वेश्चन नहीं आते तो उसमें किसी की गलती नहीं, न तो मेरी गलती है न तो आपकी गलती है, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा पेपर है वो कहाँ से बनाएंगे खुद पता नहीं चलता कि कहाँ से क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। तो सब नहीं पढ़ना, जिस पे आप जोर दे सकते हैं उसको पढ़िए। यहाँ से क्वेश्चन न गलत हो, यहाँ से नहीं हो, यहाँ से ना हो, यहाँ से ना हो, यहाँ से ना हो, हाँ यहाँ से हो सकता है स्कूल से, क्योंकि स्कूल का दायरा बहुत बड़ा होता है, कई विधि शास्त्री हैं, सबको याद करना पॉसिबल नहीं रह जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने बता रखा है, और बुक्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये हुआ किसकी, ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात। आगे चलते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं एविडेंस। जल्दी से मैं बता के बस खत्म करता हूं। एविडेंस में टोटल कितने हैं, 167 सेक्शन है। ठीक है, सभी सेक्शन तो हालांकि इंपॉर्टेंट है, मगर सब नहीं पढ़ने हैं आपको, सब नहीं पढ़ने हैं। कुछ हैं जो टॉपिक हैं उन पे आपको बेहद आपको जोर देना है। जैसे आपका सेक्शन 1 से लेकर 4 तक ये इंपॉर्टेंट हो गया। शुरुआत के जितने भी सेक्शन हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हैं। दृष्टांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है शुरुआत की आपके, वो जरूर आप देख लीजिएगा। दृष्टांत पूछा जाता है, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो दृष्टांत है वो किस सेक्शन से संबंधित है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और इसके साथ साथ आप एडमिशन पढ़ लीजिएगा, कन्फेशन पढ़ लीजिएगा, और क्या डाइन डिक्लेरेशन पढ़ लीजिएगा, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टॉपिल पढ़ लीजिएगा, शील का साक्ष्य पढ़ लीजिएगा, करेक्टर वाला, और विशेषज्ञों की राय पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, उधर प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य के संबंध में पढ़ लीजिएगा। और क्या पढ़ेंगे फिर आप, हाँ, सेक्शन 91 से 100 तक जो है उसमें सिर्फ दृष्टांत आपको पढ़ना है, थोड़ा सा दृष्टांत पे आप जोर दीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, सबूत का भार पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर विशेषाधिकृत संसूचनाएं पढ़ लीजिएगा, स्टॉपिल पढ़ लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट आपके हैं। और एक बार आप जब पढ़ लेंगे इसको तो इसके बाद MCQ जरूर सॉल्व करिएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड आपका क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो यूं कहें कि हम 75 सेक्शन है, फिर आगे के सेक्शंस भी हमको पढ़ने होते हैं। इसमें अगर हमसे पूछा जाए तो सेक्शन 1 से लेकर 30 तक बहुत इंपॉर्टेंट आपके हैं, यहाँ से बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये पढ़िएगा। इसके जो दृष्टांत हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। और कहाँ है आप, फिर आप सेक्शन 56 वो पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप देख लीजिएगा 39 देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और 68 से लेकर 75 तक, 68 से 72 होता है, फिर 73 से 75 ये देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बीच बीच में भी क्वेश्चन आपके सेक्शंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आप जब MCQ सॉल्व करेंगे वहाँ आपको मिल जाएगा। और फिर आप जब 75 से ऊपर जाते हैं तो आगे 124 से आपका रहेगा क्षतिपूर्ति से संबंधित, वहाँ पे आपको मिलेगा, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उपनिधाता, उपनिधाता, उपनिहिति, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके, ये सब पढ़ लीजिएगा आप वहाँ पर। जुरिस, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम बात करते हैं TPA की,
ठीक है। टीपीए, टीपीए में भी बहुत ज़्यादा सेक्शंस नहीं है। टीपीए को एक लाइन से एक बार पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू हो लीजिएगा। टीपीए हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। टीपीए जो हमने पढ़ाया है बस उतना पढ़ लीजिएगा। अच्छा, जो हमने पढ़ाया है, जो हमारी बैच जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, यदि आपके पास, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर हैं ये हमने पढ़ा रखे हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करिए, जो पीडीएफ मैंने दिया है वो सिर्फ पीडीएफ ही आप पढ़ लीजिए, उतना सफिशिएंट रहेगा, सिर्फ पीडीएफ आप। अच्छा, टीपीए में जो सेक्शन आप पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही इंपॉर्टेंट आपके, उसके साथ साथ जो डॉक्ट्रिन होगा उसको जरूर पढ़िएगा। डॉक्ट्रिन एक जगह आप नोट कर लीजिएगा। आप जो जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया उनको याद होगा कि मैंने एक डॉक्ट्रिन का दिया हुआ है, वो जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग डॉक्ट्रिन का, ठीक है। ये हुई टीपीए की बात। आईपीसी, आईपीसी में भी आपको लगभग पढ़ने हैं, जनरल एक्सेप्शन छोड़िएगा नहीं। आईपीसी में सेक्शन 1 से लेकर 75 तक पूरा पढ़ेंगे आप, वहां नहीं छोड़ सकते आप, सेक्शन सभी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। 76 से लेकर जनरल एक्सेप्शन से लेकर आप पूरा 106 तक पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केस लॉ है यहाँ पे, ये भी पढ़ेंगे आप। दृष्टांत है वो भी देखेंगे आप। और फिर आपका षड्यंत्र शुरू हो जाएगा, ये आप दुष्प्रेरण शुरू होगा, दुष्प्रेरण देख लीजिएगा। 3 प्रकार से दुष्प्रेरण होगा, उसको देखेंगे आप, ठीक है। 120 आपराधिक षड्यंत्र आप देख लीजिएगा। राजद्रोह देख लीजिएगा, बीच में मैटर चला था, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, राजद्रोह देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आप 34 और 149 देख लीजिएगा। सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य क्या है, अंतर क्या है, ये आप जरूर देख लीजिएगा। फिर आप क्या पढ़ेंगे, हाँ, बलवा पढ़ लीजिएगा, दंगा पढ़ लीजिएगा। 146, 159 दोनों में परिभाषा क्या है, दोनों में दंड क्या है, कब बलवा होगा, कब दंगा होगा, ये देख लीजिए। अपहरण, व्यपहरण देख लीजिए, दंड क्या है वो देख लीजिए। मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, ये दोनों देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट में चले तो वही सेक्शन 511, ये जरूर देख लीजिएगा आप। यहाँ से आपका दृष्टांत आता है और केस लॉ पूछा जाता है, ये सब आप जरूर देख लीजिएगा। आईपीसी है तो दंड जरूर देखिएगा कि किसमें क्या चीजें दंड है। जो अच्छा वॉल्गरिज्म जो है, पीछा करना, स्टॉकिंग, ये सब जहां ये देख लीजिए 354 ABCD, ये सब जरूर याद रखिएगा। कब जुड़ा है ये याद रखिएगा, कितना दंड दिया गया ये याद रखिएगा, किस क्लॉज में 354A में क्या है, B में क्या है, C में क्या है, D में क्या है, ये क्या है ये देखिएगा। 354 में दंड बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ाया गया ये देखिएगा, कब बढ़ाया गया ये देख लीजिएगा। तो ये सब चीजें आप आईपीसी में देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सीपीसी की, हाँ, जो सबसे टफ माना जाता है। सीपीसी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सीपीसी में अब बस मेरा सेक्शन कंप्लीट होने वाला है और सेक्शन के साथ साथ मैंने ऑर्डर भी पढ़ा रखा है आपको, तो सेक्शन आप देख लीजिएगा, बहुत नहीं समझ में आता। अब जो क्लास आएगी सेक्शन आप पूरा देख लीजिएगा, सेक्शन के साथ सिर्फ ऑर्डर देख लीजिएगा। अधिकतर आपसे सेक्शन से ही क्वेश्चन सीपीसी में पूछे जाते हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं। और कोई सेक्शन ऑर्डर जो लगा है इंपॉर्टेंट है वो जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वो जरूर पढ़ लीजिए। जैसे कमीशन वाला, कमीशन के साथ कौन सा ऑर्डर पढ़ते हैं ये देख लीजिएगा। सरकार के विरुद्ध वाद जब रहेगा तो कौन से ऑर्डर के साथ पढ़ा जाता है, अपील का प्रावधान किस ऑर्डर के साथ पढ़ा जाता है ये देख लीजिएगा, ठीक है। वाद से संबंधित, समन से संबंधित कौन सा है ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीजें ऑर्डर आपको देखनी होंगी। आगे मैं बताऊंगा, सीपीसी की इसी क्लास चल रही है। सेक्शन में बस कंप्लीट करने वाला हूं, 1 या 2 दिन में सेक्शन पूरे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सीपीसी कोशिश करूंगा मैं कि इस महीने में आपके दिसंबर जाते जाते सीपीसी आपकी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अब रही बात, फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, लगता है कि नहीं टाइम मिल रहा है वीडियो देखने का, तो आप सिर्फ मेरी पीडीएफ, जो मैंने पीडीएफ दिया वही पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट देखिए, पीडीएफ रहे और क्वेश्चन सॉल्व करिए, बस एनफ, इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। सीआरपीसी की बात करते हैं।
सीआरपीसी की बात कर रहे हैं। सीआरपीसी में सेक्शंस जरूर देखिएगा। यहाँ सीआरपीसी में आपके जो संशोधन होते हैं उनको पूछा जाता है। ये देख लीजिए, जैसे 53A कब जुड़ा, 54A कब जुड़ा, 55A कब जुड़ा, ये सब जो है जो ए करके हैं वो पूछे जाते हैं आपसे कि किस संशोधन के द्वारा उसको जोड़ा गया है। तो ये सब आप देख लीजिएगा सीआरपीसी में, ठीक है। और इन सब में प्लीज आप नए केसेस नहीं देखेंगे, ठीक है। जो मैंने बताया था वहां पर केस मत देखिएगा, नए वाले बिल्कुल नहीं, पुराने जो है वही पढ़िएगा जो इंपॉर्टेंट है। अब क्या बचा मेरे पास, अब बचा है कॉन्स्टिट्यूशन ना। कॉन्स्टिट्यूशन आपका, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करिए कि शुरुआत के आप पढ़ लीजिए, जो प्रियम्बल से संबंधित क्वेश्चंस हैं उनको आप देख लीजिए। अधिनियम से संबंधित जैसे 1935 में क्या क्या नया चीज़ उसमें जोड़ा गया, 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में आपका क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या जोड़ा गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा। फंडामेंटल आपका देख लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो भी हैं, और आपके मूल अधिकार हो गया, निरक्षर तत्व देख लीजिए, मूल कर्तव्य देख लीजिए, इतनी चीज़ें देख लीजिए। राष्ट्रपति देख लीजिएगा, राज्यपाल देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अर्थात न्यायपालिका आप देख लीजिएगा, आपातबंद देख लीजिएगा, संविधान संशोधन का मैटर देख लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। ये इतनी चीज़ें आप कवर किए। और इसके साथ साथ क्या देखेंगे, भाग आप देख लीजिए, 22 भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं ये देख लीजिएगा। अनुसूचियां 12 हैं, कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, कब कब जोड़ी गई कि संविधान संशोधन के द्वारा, ये आप देख लीजिएगा। क्या चीज़ कहाँ से लिया गया है ये देख लीजिएगा, जैसे निरक्षर तत्व कहाँ से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, और आपका क्या नाम है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, ये कहाँ से है, ये चीज़ देख लीजिएगा। तो क्या चीज़ कहाँ से लिया गया ये भी एक बार आप देख लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे चलते हैं 9। इसमें आपका 2 है, एक तो है इंटरनेशनल लॉ का है और एक इंटरनेशनल प्रकरण है। 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं, एक चार्टर है हमारा और दूसरा इंटरनेशनल प्रकरण जो करंट से संबंधित है। तो सेकंड वाले पे इतना जोर मत दीजिएगा, परेशान मत होइएगा। जो फर्स्ट है आपका इंटरनेशनल लॉ में जो चार्टर है, चार्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस चार्टर में क्या है इंपॉर्टेंट, महासभा पढ़ लीजिएगा, सुरक्षा परिषद अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे जो जो अंग हैं उनके थोड़ा सा आप इसमें अंदर जाके हल्का सा पढ़ लीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक क्या प्रावधान किया गया, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और सेकंड वाला जो हमने क्रॉस किया, ये जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे ना वहाँ आपको मिल जाएगा। जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो अंतरराष्ट्रीय प्रकरण जब आप पढ़ते हैं ना, राष्ट्रीय प्रकरण अंतरराष्ट्रीय प्रकरण ऐसे पढ़ते हैं ना, करंट अफेयर में रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ मिल जाएगा। जैसे पूछा जाएगा G20 सम्मेलन कहाँ हुआ, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, पहले कहाँ हुआ था, अब आने वाले समय में कहाँ होगा, ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक है, सार्क का सम्मेलन का, तो उससे संबंधित चीजें यहाँ अंतरराष्ट्रीय प्रकरण में पूछी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। ये जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो यहीं से आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। और कोई क्वेश्चन इधर उधर 1-2 क्वेश्चन हो गए तो उससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत मत करिएगा, ठीक है। तो ये हमने पूरा आपको बताया कि जो प्री है आपका सेकेंड पेपर लॉ का कैसे आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं करना। तो यही आप फॉलो करिएगा। कोशिश करूँगा कि आपका जो सिलेबस है वो मैं जल्दी से जल्दी कवर करा सकूँगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कुछ तो समझ में आया होगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो कोशिश करिए 90% पर जोर दीजिए, 10% छोड़ दीजिए। ऐसा ना हो कि 10% आपका 90% पर भारी पड़ जाए, तो ये मत होने दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।